तुम चाहे कितनी ही हाय तौबा क्यों ना मचाओ, मैं किसी भी हालत में माँ जी को घर में नहीं रख सकती। और कोई बीमारी होती तो एक बार को सोच सकती थी, मगर ये तो कहीं से कोरोना समेट लाई हैं। जितनी जल्दी हो इन्हें अस्पताल में छोड़ कर आओ। पत्नी की जुबान से माँ के प्रति बेरुखी देख कर संदीप का मन व्याकुल हो उठा। गुस्से से पागल जैसी स्थिति हो गई। वो चीख कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इतनी बेहुदा बकवास करने की? अपना सामान बांधो, अपने बच्चों को उठाओ और तुरंत अपने मायके चली जाओ। इस घर में 1 मिनट भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये घर तेरे बाप ने दहेज में नहीं दिया है, जिसमें मेरी माँ नहीं रह सकती। ये घर माँ का है और बेटा बहू तभी तक यहाँ रह सकते हैं जब तक उनकी इच्छा है। समझ गई? और हाँ, माँ का मुझे क्या करना है? उन्हें सड़क पर फेंक के आना है, उन्हें घर पर रखना है या फिर अस्पताल ले जाना है, ये मेरा काम है। उसमें अपना सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को लेकर अपनी उसी माँ के पास चली जाओ जिनकी जरा सी बीमारी के वक्त तूने महीने भर खिदमत की थी। वो तुम्हारी माँ थी तो ये मेरी माँ है। संदीप का ये मूड देखकर उसकी पत्नी ने बड़ी हैरत के साथ पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? वो बोला, देवी जी, तुम शायद ये सोच रही हो कि आगे पीछे चक्कर लगाने वाला, आज्ञाकारी नौकर की तरह जी हुजूरी करने वाला व्यक्ति आज अचानक ऐसे कैसे हो गया? देवी जी, मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि किसी भी तरह गृह क्लेश को रोकता रहूं, तो तुम्हारी जैसी बदमिजाज औरत के समक्ष भी सर झुकाने के लिए विवश रहा हूँ। और तुम ये समझने लग गई कि मैं तुम्हारा जड़ खरीद गुलाम हूँ और तुम्हारी हर बदतमीजी को सहन करता ही रहूँगा। मेरे परिवार और अपनी इज्जत की खातिर तुम्हारी कितनी ही बदतमीजी या सहन की है, मगर ये बदतमीजी अक्षम्य है। देवी जी, याद रखना, कभी तुम्हारे काम आएगा कि सिर्फ वही मृत नहीं होता जिसकी सांसें नहीं चलती, मृत वह भी होता है जिसकी इंसानियत मर चुकी हो। हर चीज़ की एक सीमा होती है, मगर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। अब तुम्हें जाना ही होगा और कभी इस घर में लौटकर कदम भी मत रखना। अब आप अपने माँ बाप द्वारा महान संस्कारों के साथ अपने माँ बाप का ही घर सुशोभित करिए। ना तो आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता है और ना ही मेरी माँ की। मैं ऑटो लेने जा रहा हूँ, बस जितनी जल्दी हो सके सामान बांध लो। इतना कहकर संदीप बाहर चला गया। पत्नी रोती रही, मगर वह नहीं रुका। देविका अभी तक पति के बदले व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जो आदमी मेरे बिना पूछे कभी मुस्कुराने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उसमें आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? वो समझते हैं कि उनका ये रूप देखकर मैं डर जाऊंगी, उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लूंगी? कदापि नहीं। क्या वह ये समझते हैं कि मेरे माँ बाप के लिए मैं कोई वजन हूँ? मैं भी दिखा दूंगी उन्हें। मुझे समझने में भारी गलती कर दी है। वो बड़बड़ाते बड़बड़ाते अपना सूटकेस तैयार करने लग गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब अपनी माँ की देखरेख खुद ही करना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और आधे घंटे के अंदर देविका घर छोड़कर मायके चली गई। देविका को आया देख माँ बहुत प्रसन्न हुई और देविका हमेशा की तरह माँ से गले मिलने के लिए दौड़ पड़ी। मगर ये क्या? माँ पीछे हटती चली गई। देविका बोली, क्या हुआ माँ, आज तुम गले नहीं मिलोगी? नहीं बेटा, तुम आई हो बहुत खुशी है, मगर तुम्हें बच्चों समेत पूरे 14 दिन तक ऊपर के कमरे में रहना पड़ेगा। इस दौरान तुम छत के अतिरिक्त कहीं नहीं जा सकती हो। तुम्हारा और बच्चों का खाना ऊपर भिजवा दिया जाता रहेगा। ये क्या? मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बेटा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये प्रशासन का आदेश है कि अगर कोई दूसरे शहर से कस्बे में रहने के लिए आता है तो उसे कम से कम 14 दिन तक अलग रहना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो लोग तुरंत शिकायत कर देते हैं। कल ऐसे ही एक मामला आया है। शहर में रामदीन का बेटा 1 महीने की छुट्टी पर आया हुआ है। उन्होंने आज्ञा की अवज्ञा की
तो परिणाम ये हुआ कि किसी ने शिकायत कर दी। प्रशासन रामदीन के बेटे के साथ साथ सभी को अलग अलग रहने का आदेश दिया है। तभी उसकी भाभी भी आ गई। उसने दूर से ही नमस्ते कर कहा, जी आप परेशान क्यों होती हैं? आपकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। देविका बोली, भाभी ये क्या बात हुई? मैं अपने घर में अलग थलग रहूँगी, कैसा लगेगा? जी एक बात पूछूं, आप यहाँ क्यों आई हैं? देविका भाभी का प्रश्न सुनकर आग बबूला हो गई और बोली, भाभी जी ये मत भूलो, ये मेरा भी घर है। मैं अपने घर आई हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ओ जी आपने मेरी बात को समझने की कोशिश तो की ही नहीं, बस गलत समझकर नाराज़ हो रही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आप शहर से इसीलिए आई हैं कि यहाँ महामारी का प्रकोप ना के बराबर है, अतः बच्चों की सुरक्षा ठीक हो पाएगी। ठीक यही बात अगर मैं कहूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। मेरे बच्चे भी तो आपके बच्चे की तरह छोटे हैं। भगवान न करे उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? आप घर पर थीं तो सुरक्षित रही होंगी, मगर आप यहाँ तक तो किसी वाहन से ही आई हुई हैं और क्या पता रास्ते में ही कुछ हो चुका हो। ये बात ना आप जानती हैं और ना मैं। इसी कारण प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि आगंतुक को इस वायरस का प्रभाव अगर होता तो 14 दिन के अंदर पता चल जाएगा। कम से कम दूसरे लोग तो इसकी चपेट में आने से बच जाएंगे। देविका ये सब देखकर हैरान थी। एक बारगी तो उसने वापस जाने की बात भी सोच ली, मगर अब किस मुंह से वापस जाएगी? आखिर मरती क्या न करती। अपना सामान खुद ही उठाकर ऊपर की ओर चल दी। संदीप ने अपने मित्रों को फ़ोन मिलाया और उसे माँ की बीमारी के बारे में अवगत कराया। संदीप बोला, यार मैंने पर्सनली भी जाकर पता कर लिया है और टेलीफोन पर भी पूछताछ कर ली, मगर सभी अस्पतालों में एक ही जवाब मिल रहा है, बेड खाली नहीं है। दूसरे अस्पताल में कोशिश करिए। एक अस्पताल में बेड खाली था, मगर वह कह रहा था कि कम से कम 10 दिन तो रखना ही पड़ेगा, अतः 10 लाख का खर्च आएगा। पहले तो 10 लाख की मेरी औकात नहीं, मगर चलो गाड़ी बेच बाच कर और कुछ उधार लेकर प्रबंध कर भी लिया जाए। तो उसकी एक शर्त ये भी थी कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम आपको ही करना पड़ेगा। मैं बोला भी कि जब ऑक्सीजन का इंतज़ाम हमें ही करना है तो आप लोग क्या करेंगे? वह बेशर्म बोला, चलो गैस का प्रबंध भी हम कर लेंगे, मगर आपको 2.5 लाख रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उसका दोस्त बोला, संदीप एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? संदीप बोला, यार कैसी बात करते हो? तुम्हारी बात का क्यों बुरा मान लूँगा? तो सुन, अगर तू बर्बाद होने से बचना चाहता है और माँ को बचाना चाहता है तो अस्पताल की तरफ मुख करने की कोशिश भी मत करना। अब डॉक्टर भगवान नहीं रह गए हैं, ये ऐसे डाकू हैं जिन्हें हम खुशी खुशी सब कुछ अपने आप को हवाले ही कर देते हैं। तू लगातार ऑक्सीजन लेवल पर नज़र रख और तुझे जैसे ही कुछ गड़बड़ लगे शीघ्र ही ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त कर। संदीप, मुझे तो पता ही है कि इस कोरोना ने मेरे माँ पापा को भी ले लिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनकी मौत केवल इसीलिए हुई कि मैं उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की गलती की। संदीप, उधर कोई भी देखने वाला नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई मरे या जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मरेगा तो बेड पर कोई और आ जाएगा, उन्हें तो नोटों के बंडल उसे मतलब है बस। संदीप बोला, यार तुझे तो पता है कि ऑक्सीजन की कितनी मारामारी चल रही है, लोग पैसे के लिए घूम रहे हैं। अगर किसी भी कीमत में गैस नहीं मिल रही है तो उसकी चिंता छोड़। भगवान ने चाहा तो सिलेंडर की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर पड़ेगी भी तो एक सिलेंडर मेरे पास है जो पापा के लिए ख़रीदा था, मगर घर वालों ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां से सिर्फ उनकी लाश ही बाहर आई। उनका चेहरा भी दूर से ही देखना नसीब हुआ। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं भिजवा दूंगा। पूरा सेट मेरे पास है। जहां तक और गैस की ज़रूरत की बात है तो मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। संदीप बोला, ठीक है यार,
तेरे से बात करके मुझे सच में बहुत तसल्ली मिली है। संदीप ने अपने ऑफिस का काम करने के लिए लैपटॉप खोल लिया, मगर उसका जी नहीं लगा। उसने अपनी गर्दन पीछे सोफे से टिका दी और आंखें बंद कर यादों के भंवर में उलझे चला गया। बचपन में एक दिन न जाने मेरी किसी गलती पर पापा ने मुझे हल्का सा झापड़ रसीद कर दिया था। मैं बुरी तरह से रोने लगा था। माँ ने हंगामा खड़ा कर दिया था। इतना ही होता तो भी ठीक था। माँ पूरे सप्ताह भर पापा से बोली तक भी नहीं थी। पापा ने भी इस बात पर रोष व्यक्त किया था कि यदि इसकी हर गलती पर तुम यूं ही इसका फेवर करती रहो तो एक दिन तुम्हारे लिए ही दुखदाई होगा। मगर माँ ने साफ कह दिया, चाहे कुछ भी गलती क्यों ना हो, तुमने उसे मारा क्यों? माँ मुझे गोद में लेकर घंटों मेरा गाल सहलाती रही और चूमती रही। सप्ताह में कम से कम 2 बार अवश्य ऐसा होता कि छुट्टी के बाद मुझे मेरे स्कूल के गेट पर ही प्रतीक्षा करती मिलती थी, जबकि मेरे लिए रिक्शा लगा रखा था। मेरा स्कूल घर से लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही था, मगर माँ मुझे इतनी दूर से भी एक हाथ में मेरा बैग और कंधे पर मुझे डालकर बिना थके चली आती थी। उसी माँ को मैं अस्पताल में मरने के लिए छोड़ आऊं? अचानक 2 दिन पूर्व का एक वाक़ उसके मस्तिष्क में घूम गया। वह अस्पताल दर अस्पताल चक्कर लगाकर घर वापस आ रहा था कि सड़क के किनारे भीड़ देखकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। नीचे उतरकर पूछा कि क्या माजरा है, तो पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ लोग बुजुर्ग को कार में लेकर आए और यहाँ छोड़कर भाग गए। बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है। संदीप को सब कुछ समझ में आ गया था। वैसे ही आज की पीढ़ी बुजुर्गों से ज़्यादा लगाव नहीं रखती, और ऊपर से छूत की बीमारी। घर वालों ने सोचा होगा कि कहीं ये बुजुर्ग परिवार के किसी अन्य सदस्य को ना ग्रसित कर दे। इन्हें रास्ते से ही हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। और तदनुसार परिवारजनों ने ये उनके दुष्ट बच्चों ने लाकर यहाँ पटक दिया होगा। तभी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया और शीघ्रतापूर्वक उनके पास पहुँच गया। माँ ने कहा, बेटा क्या ऑफिस का काम कर रहा था? संदीप बोला, हाँ माँ, काफ़ी देर से तुझे देखा नहीं था इसलिए आवाज़ लगाई थी। संदीप ने तुरंत ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया, जो बिल्कुल ठीक था। उसकी माँ ने स्वयं भी थर्मामीटर मुंह में रख लिया था। संदीप ने चेक किया तो 101 पर था। माँ, बुखार 101 पर है, लो तुरंत ये दवा खा लो। दवा खा लूँगी, मगर एक बात बता कि क्या बहू और बच्चे कहीं गए हुए हैं? 2 घंटे से ना बच्चों की आवाज़ सुनी है और ना देविका की। संदीप बोला, माँ मैंने बच्चों के साथ देविका को ये सोचकर उसके मायके भेज दिया है कि कहीं बच्चे संक्रमित ना हो जाएं। माँ मुस्कुराई और बोली, अब तू अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगा? नहीं माँ, सबसे बड़ा कारण यही क्योंकि वहाँ के हालात अब तक बिल्कुल ठीक हैं, वहाँ वे सुरक्षित रहेंगे। संदीप की माँ बोली, ये तो तूने ठीक ही किया, मगर दुनियादारी को देखकर चला कर। गुस्सा और भावुकता दोनों ही ऐसे गुण हैं जिनसे प्रायः काम बिगड़ जाते हैं। माँ का इशारा संदीप अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने तुरंत विषय बदल दिया। वो बोला, माँ मेरा थोड़ा सा काम बचा है, उसे निपटा दूँ, और हाँ तुम्हारे लिए दलिया बना दूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, तू जो भी बना लाएगा खा लूँगी। देविका, देविका। सासू माँ की आवाज़ सुनकर वो दौड़ती चली आई और बोली, क्या हुआ माँ? अरे घबरा क्यों गई? मैं तो ये कह रही थी कि आज पेंट लगी हुई है, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ आई होंगी, अगर तेरी इच्छा हो तो मेरे साथ चल। देविका सहज उनके साथ चल दी। सब्जी तो सासू माँ ही खरीद रही थी, मगर देविका का हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो डर रही हो कि अगर हाथ छोड़ दिया तो कहीं पैठ में खो ना जाए। देविका ने भी अपना हाथ छुड़ाने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं की। तब तक किसी ने टोका, अरे माधवी, तुमने आज तो बेटी को भी पैंट दिखा दी लगता है। घर के काम से छुट्टी पाने का इरादा है? नहीं सुशीला, घर में ये अकेली क्या करती जो अपने साथ ले आई। तब तक उनकी दूसरी सहेली बोली, माधवी
जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा तो एक बेटा है, फिर ये सुंदर सी बेटी। तुमने ठीक समझा माधुरी, समझो तो बहू वरना तो बेटी ही है। दुनिया की मैं नहीं जानती, मेरे लिए तो ये मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ है और मैं इसकी माँ। वाह, बेटे की शादी कर ली और हमें पता ही नहीं चला। खैर वो दोनों तो चली गईं, मगर सासू माँ पैठ के एक किनारे ले जाकर देविका की नज़र उतारने लगी। तू नहीं जानती बेटा, किसी किसी की टोक लग जाती है। देविका की शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए होंगे। इन 2 सालों में वो 2-3 बार ही मायके गई होगी, सो भी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। कभी बुलावे के लिए माँ का फ़ोन आता तो कहती, माँ तुम ही बताओ मैं कैसे आ सकती हूँ। तुम्हारे लिए तो उधर कम से कम भाभी तो हैं। अगर मैं चली आऊँगी तो इधर माँ का क्या हाल होगा, उनका कौन ध्यान रखेगा। अच्छा ये बात है, तुझे दूसरी माँ क्या मिल गई, मुझे तो भूल ही गई। फिर कहती, सदा खुश रहो, अपना धर्म ठीक से निभाओ। ऊपर वाले कमरे में लेटी देविका अचानक उठकर बैठ गई। माँ ने कहा था अपना धर्म निभाओ, और मैंने क्या किया। उनको और माँ को एक विकट स्थिति में छोड़कर भाग आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। हे भगवान, मैं उस माँ को छोड़कर चली आई जो उसको जुकाम जैसी मामूली परेशानी होने पर भी न जाने कैसे कैसे घरेलू उपाय करती रहती थी। संदीप की तो वो जान ही खा लेती थी। कब से बोले जा रही हूँ कि जाकर डॉक्टर को दिखा, मगर ये लड़का मेरी बात ही नहीं सुनता। ठीक है, तू ढीठ बना यूं ही बैठा रहे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। और वो सचमुच चलने के लिए तत्पर हो जाती थी। जब मेरे दोनों बच्चे हुए तो माँ 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती थी। मेरी अपनी माँ ने भाभी को भी मदद के लिए नहीं भेजा था। पल पल मेरी तबीयत के बारे में पूछती रहती थी। कभी कभी तो लगता था कि कहीं वो पगला तो नहीं गई हैं। आज समझ आता है वो दिखावा नहीं, अपितु उनका असीम प्यार था जो मुझे किसी भी हालत में मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। उन्होंने अपने ममत्व का निर्वाह किया और मैं बदकिस्मत अपने बदमिजाज के चलते उसे नकार कर उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग आई। उसे फिर याद आया कि अब की बार भी जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ लग रही है, उन्होंने खुद को पीछे के कमरे में बंद कर लिया और आगाह कर दिया कि कोई भी उनके करीब नहीं आएगा। खाना भी पूरी तरह सावधानी के साथ रख कर जाना है। बच्चे और बहू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। देविका वैसे ही जल्दी जल्दी तबीयत खराब कर लेती है। अफसोस, मैं अपने बच्चों को लेकर तो चली आई, मगर उनके बच्चे को भगवान के भरोसे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग आई। अचानक वो उठी और अपना बैग संभालने लगी। बच्चे बोले, माँ कहीं जाना है क्या? वो बोली, हाँ, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी दादी माँ के पास वापस चलना है। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई और तुरंत तैयार हो गए। देविका ने अपना सूटकेस उठा कर और नीचे आंगन में आ गई। माँ ने देखा तो दौड़कर उसके पास आई और बोली, क्या बात है बेटी, कहाँ जा रही हो? देविका ने विरक्ति के भाव से माँ को देखा और बोली, माँ अपने घर जा रही हूँ। अचानक ये निर्णय, आखिर बात क्या है? माँ सीधी बात बोलूँ तो मैं अपने दूसरी माँ को यूं मरते हुए नहीं छोड़ सकती, अपने सुहाग को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकती। देविका ने सूटकेस उठाया और घर से बाहर निकल गई। माँ और भाभी उसे रोकती रह गईं, मगर उसने पलट के नहीं देखा। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि संदीप की मेहनत रंग लाई और माँ ठीक होती चली गई। अब तो वह उठकर बाहर आंगन में भी आकर बैठने लग गई थी। 4 दिन से बुखार भी नहीं था। ऑक्सीजन लेवल शुरू से ही ठीक रहा था, अतः ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। हाँ, कमजोरी तो आ गई थी जो धीरे धीरे ही कम होगी। कोरोना का टेस्ट भी निगेटिव आ गया था। माँ आंगन में बैठी थी कि अचानक संदीप को पास बुलाया और बोली, संदीप, देविका को फ़ोन कर दे कि तुरंत चली आए। उसके बिना घर उजाड़ सा लग रहा है। बच्चों के बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बच्चे आ जाएंगे तो मैं जल्दी चुस्त दुरुस्त हो जाऊंगी। वाह माँ, ये खूब रही।
सेवा करूं मैं और अच्छा करेंगे बहू और पोते। माँ मुस्कुराई और बोली, तू तो इस घर रूपी वृक्ष की जड़ है, मगर डालियों को भी तो प्यार मिलना चाहिए। अभी माँ बेटे में वाद विवाद चल ही रहा था कि एक ऑटो आकर घर के बाहर रुका। इससे पहले कि माँ बेटा एक्शन में आ पाते, संदीप के दोनों बेटे आकर अपनी दादी जी से लिपट गए। वो उनकी झिटकती रहीं मगर नहीं माने। देविका ने भी आकर पांव छुए और उनसे गले मिलकर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गई। मैं 7 जन्म भी रख लूँ तब भी आप जैसी माँ नहीं मिलेगी। मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा निर्णय ठीक ही था। माँ माँ होती है, वो अपनी संतान के लिए कुछ भी कर गुजरती है। संतान की खातिर सब कुछ सहन करना ही पड़ता है। अब ये संतान के ऊपर है कि वक्त आने पर वो माता पिता को क्या समझती है। देविका समझ चुकी थी कि संदीप ने माँ को कुछ नहीं बताया है। संदीप अपने कमरे में चला गया। देविका भी संदीप के पीछे पीछे कमरे में गई और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, संदीप, मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। माँ की उपेक्षा कभी नहीं करूँगी। संदीप ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ये बहुत है। और ये कहकर देविका को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, पति हो या पत्नी, कोई भी रास्ता भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। संदीप ने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगर माँ बाप के बीमार होने पर बुढ़ापे में बच्चे उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए संदीप ने अपनी माँ की खुशियों को ध्यान में रखते हुए पत्नी को अच्छा सबक सिखाया। आपको संदीप का फैसला कैसा लगा, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।